टू आवर यूट्यूब चैनल। आज से हम यूपीएससी एस्पायरेंट्स के लिए एक नई वीडियो सीरीज चालू कर रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। जीएस मीन्स 2 के सब्जेक्ट पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में एक सब हेडिंग है इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरा, देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल यूपीएससी प्रीलिम्स में एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। मेंस 2 में हर साल 1 से 2 क्वेश्चन यहां से आते ही आते हैं और कई बार तो एसे में भी यहां से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो इस लिहाज से ये टॉपिक जो है वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सीरीज के पहले वीडियो में मैंने जो टॉपिक पिक किया है वो है यूनाइटेड नेशंस। ये टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है, न केवल यूपीएससी के लिए बल्कि कई सारे एग्जाम्स में यहां से क्वेश्चन जरूर आया करते हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के हिस्ट्री के बारे में कि यूनाइटेड नेशंस आया कहां से, ये आइडिया कैसे आया और कॉन्सेप्ट किसका था, इसका पर्पस क्या था। उसके बाद हम समझेंगे कि उसके मेंबर स्टेट्स कितने हैं और उसके प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं, कौन कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या क्या हैं और यूनाइटेड नेशंस काम क्या क्या करता है। तो शुरू करते हैं हम आज का डिस्कशन। तो हम सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशंस जो है इसका सेंट्रल मिशन था इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करना। तो यूनाइटेड नेशंस जब नहीं था तब भी ये काम हो रहा था और ये काम कर रहा था लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ। तो हुआ ये कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो 1919 में फ्रांस के पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित की गई, एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई। उस पीस कॉन्फ्रेंस में काफी राष्ट्राध्यक्ष आए हुए थे अपनी अपनी राय रखने के लिए। उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था वुडरो विल्सन। उन्होंने भी अपना सजेशन दिया और उसे हम 14 पॉइंट्स प्रपोजल के नाम से जानते हैं, यानी 14 सूत्रीय सिद्धांत के नाम से जानते हैं। उसमें उन्होंने एक बात कही कि एक ऐसा परमानेंट इंटरनेशनल बॉडी होनी चाहिए जो पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करे, जो विश्व शांति और सुरक्षा को स्थापित करे और दोबारा युद्ध जैसी जो स्थितियां हैं, जो संभावनाएं हैं, वो उत्पन्न ना हो। उसी शांति सम्मेलन में जो जीती हुई ताकतें थी जिनको हम एलाइड पावर्स बोलते हैं, उसमें यूके, यूएसए, इटली, जापान एक्सेट्रा कंट्रीज थी और जो हारे हुए देश थे स्पेशली जर्मनी, इनके बीच एक संधि हुई जिसे हम वर्साय की संधि के नाम से जानते हैं या ट्रीटी ऑफ वर्साय के नाम से जानते हैं। तो उस ट्रीटी में भी एक प्रोविजन ये रखा गया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो युद्ध को अब दोबारा ना होने दे, युद्ध जैसी स्थितियां दोबारा हो ही ना। तो इस तरह से लीग ऑफ नेशंस 1920 में एग्जिस्टेंस में आ गया। कुछ दिन तक ये काम भी करता रहा, लेकिन ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को होने से रोक नहीं पाया। तो ये अपने ऑब्जेक्टिव में फेल हो गया, इसलिए इसे बंद कर दिया गया। ये 1946 में इनइफेक्टिव हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो यूएस के प्रेसिडेंट थे तब के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने पहली बार यूनाइटेड नेशंस के टर्म को कॉइन किया। पहली बार इस टर्म को उन्होंने ही शुरू किया और यूनाइटेड नेशंस से उनका मतलब था कि जो बिग 4 नेशंस थे उस समय, यूके, यूएसए, चाइना और सोवियत यूनियन, उन्हें रिफर करना चाहते थे कि ये 4 नेशंस यूनाइटेड हैं। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट तैयार हुआ जिसे हम डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस के नाम से जानते हैं। 1 जनवरी 1942 को 26 नेशंस की मंजूरी मिली और उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस हुई 1945 में सैन फ्रांसिस्को में, जिसमें 50 देश शामिल हुए और यूएन चार्टर तैयार किया गया। यूएन चार्टर मतलब आप समझ सकते हैं कि यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया। हालांकि उस कॉन्फ्रेंस में जो सैन फ्रांसिस्को में 1945 में हुई थी उसमें पोलैंड शामिल नहीं हो सका था। तो पोलैंड बाद में इस चार्टर का सिग्नेटरी मेंबर बना और इस तरह से 51 मेंबर स्टेट्स के साथ, फाउंडिंग मेंबर स्टेट्स के साथ यूनाइटेड नेशंस 24 अक्टूबर 1945 को एग्जिस्टेंस में आ गया। तब से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाने लगा।
अब बात कर लेते हैं हम यूनाइटेड नेशंस के मेंबरशिप के बारे में। तो प्रेजेंटली यूनाइटेड नेशंस के 193 मेंबर स्टेट्स हैं। 193 मेंबर स्टेट्स हैं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट मेंबर है, जो 193rd मेंबर है यूनाइटेड नेशंस का, वो है साउथ सुडान। साउथ सुडान 2011 में इसका मेंबर बना था और ये सबसे लास्ट मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन से एसोसिएट हुआ है। आपको ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन्स कितने हैं और कौन कौन से हैं। तो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, 6 मेन ऑर्गन्स हैं। वो कौन कौन से हैं? द जनरल असेंबली, जिसे हम आम सभा या महासभा के नाम से जानते हैं। सेकंड है द सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हम सुरक्षा परिषद कहते हैं। थर्ड है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, शॉर्ट में इसे हम इकोसॉक कहते हैं और हिंदी में इसे हम आर्थिक एवं सामाजिक परिषद कहते हैं। फोर्थ वन इज द ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे हम न्यास परिषद कहते हैं। फिफ्थ इज द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बोलते हैं। और लास्ट में है द यूएन सेक्रेटरीट, यानी जिसे हम सचिवालय कहते हैं। तो ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जिनके पास अलग अलग काम है, अलग अलग स्ट्रक्चर है। और इन सारे 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में हम 1 by 1 इसी वीडियो सीरीज के नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। Let us talk about the number of official languages of United Nations. So there are 6 official languages of United Nations. How many? 6. What are they? They are Arabic, Chinese, English, Russian, French and Spanish. Alphabetically लिखा हुआ है यहाँ पे Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish. अब इसे याद कैसे रखा जाए? तो हमें पता है कि यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? यूके है, यूएसए है, रशिया है, चाइना है और फ्रांस है। अब यूके की इंग्लिश, रशिया की रशियन, चाइना की चाइनीज, फ्रांस का फ्रेंच, ये 4 तो हैं ही। यूके की इंग्लिश है, फ्रांस का फ्रेंच है, रशिया की रशियन है और चाइना की चाइनीज है। अरेबिक और स्पेनिश को आपको अलग से याद रख लेना है, तो आपको कभी नहीं भूलेगा कि यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। आपको ऑप्शन दे देगा और आपको उसमें से सही आंसर टिक करना होगा। तो ये जरूरी है कि आपको ये 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं वो आपको याद रहे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है। तो इस वीडियो में ही कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि इस ऑर्गेनाइजेशन का गाइडिंग प्रिंसिपल है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, यानी विश्व शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। अब ये काम ये कैसे करता है? तो जब भी कभी 2 देशों के बीच में कोई भी विवाद होता है तो ये उससे सुलझाने का काम करता है। ये मध्यस्थता का काम करता है, उन डिस्प्यूट्स में मीडिएट करता है, मीडिएटर का काम करता है। ये डिसआर्मामेंट करता है, यानी न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट करना हो या मास डिस्ट्रक्शन के दूसरे वेपन्स हैं उनको एलिमिनेट करना हो या कन्वेंशनल वेपन्स को रेगुलेट करना हो, ये सारे काम ये देखता है, जिससे अब दोबारा कभी युद्ध जैसी स्थिति बिल्कुल ना पनप पाए। दूसरा जो की पर्पस है यूनाइटेड नेशंस का वो है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, यानी मानवाधिकार की सुरक्षा करना। तो यूनाइटेड नेशंस इस बात को भी इंश्योर करती है कि किसी भी इंडिविजुअल का कास्ट, रेस, रिलीजन, जेंडर, इन सब के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। हर व्यक्ति अपने राइट्स को एंजॉय कर सके। कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकारों को छीनने का प्रयास न करे। हर राष्ट्र, हर देश अपने देशवासियों के साथ, अपने नागरिकों के साथ कैसे पेश आए, दूसरे देश के नागरिकों के साथ कैसे पेश आए, अपने देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार दे, दूसरे देश के नागरिकों को क्या क्या अधिकार दे, इन सब को भी कोऑर्डिनेट करती है यूनाइटेड नेशंस। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिलीवर ह्यूमैनिटेरियन एड, यानी मानवतावादी सहायता को वितरित करना। तो अब यूनाइटेड नेशंस की कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। WHO है, FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनिसेफ है। ऐसी कई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जो अलग अलग रूप में
ह्यूमैनिटेरियन एड्स पहुंचाती रहती हैं, जो मानवतावादी सहायता है वो प्रदान करती रहती हैं। द फोर्थ पॉइंट इज टू प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना। तो यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है, 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें यूनाइटेड नेशंस ने 17 गोल्स लिए हुए हैं, जिन्हें वो कमिटेड है 2030 तक पूरा करने के लिए। उनमें से कुछ हैं नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, गुड हेल्थ, जेंडर इक्वलिटी। ऐसे तमाम 17 गोल्स हैं जिन्हें यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि हम इसे 2030 तक पूरे करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से वो टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे रहा है। लास्ट पॉइंट है टू अपहोल्ड इंटरनेशनल लॉ। अब ये इंटरनेशनल लॉ क्या होता है? तो इंटरनेशनल लॉ एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर कंट्री की कि वो विद इन द बाउंड्री और अक्रॉस द बाउंड्री उसका कंडक्ट कैसा होना चाहिए, उस देश का कंडक्ट, उस देश का आचरण कैसा होना चाहिए। तो यूनाइटेड नेशंस जो है वो ये बात को इंश्योर करता है कि जो उसके मेंबर स्टेट्स हैं वो इंटरनेशनल लॉ को भी मेंटेन रखें। एक बात आप लोग और नोट कर लीजिए कि यूनाइटेड नेशंस का जो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है सेक्रेटरी जनरल, यानी सचिव प्रमुख। वर्तमान में यूनाइटेड नेशंस के जो सचिव प्रमुख हैं वो हैं एंटोनियो गुटेरस। ये पुर्तगाल से हैं, वहां के पुराने प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। एंटोनियो गुटेरस यूनाइटेड नेशंस के 9th सेक्रेटरी जनरल हैं और इन्होंने ये पदभार 1 जनवरी 2017 से संभाला हुआ है। एंटोनियो से पहले जो सेक्रेटरी जनरल थे, यानी जो यूनाइटेड नेशंस के 8वें सेक्रेटरी जनरल थे, वो थे बान की मून। मुझे उम्मीद है कि यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड ये जो वीडियो है वो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल असेंबली के बारे में डिस्कस करेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सभी लोग जो गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं उनको फॉलो कर रहे होंगे। कोविड-19 के बीच सारे सेफ्टी मेजर्स, सारे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और घर में स्वस्थ होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।